अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स किस प्रकार से अचीव कर पा रही है या नहीं, आज की डेट में ये डिबेट इसलिए भी बड़ा हो चुका है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इस मोमेंट पर ये दिख रही है कि इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने इंटेलिजेंस सपोर्ट जो पिछले 2 दिन पहले डिस्क्लोज हुआ है कि वो प्रोवाइड करना चालू करा है, उससे गेम के डायनेमिक्स काफ़ी दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका किस उद्देश्य से यहाँ पर इस लड़ाई में उतरी थी। अमेरिका का उद्देश्य सबसे पहले तो ये था कि ईरान में अयतुल्ला खोमेनी की रेजिम को अगर हम डिसमेंटल कर देते हैं तो उसका एक असम्पशन था कि लोग ईरान के सड़कों पर उतर जाएंगे और सड़कों पर उतरने के बाद वो एक मास रिबेलियन करके ये इंश्योर करेंगे कि ईरान की जनता जो है एक रेजिम को डिस्ट्रॉय कर दे, जिस रेजिम के डिस्ट्रक्शन से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC जो अयतुल्ला खोमेनी का बनी हुई प्राइवेट आर्मी थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर समस्या यहाँ पर यह हुई कि पहली बात, वो लोगों का पर्टिकुलर लेवल पर मास रिबेलियन ईरान में नहीं होता हुआ दिख रहा। पिछले एक हफ्ते में अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो जब ये लड़ाई चालू हुई थी तो उस समय ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट दिए जा रहे थे कि ईरान के लोगों के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस मोमेंट का फ़ायदा उठाइए और आकर जो है आप अपने यहाँ की रेजिम बदलिए। आप देखिए कि पिछले 3 दिनों से उसने ये स्टेटमेंट देनी बंद कर दी है, क्योंकि उसको भी अब जो उसकी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आज की डेट में ये क्लियर कट लेवल पर एस्टीमेट दे रही हैं कि आप जिस गोल को लेकर गए थे वो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पहली बात कि ईरान में किसी प्रकार की कोई ऑपोजिशन वहाँ पर बची ही नहीं है। उस ऑपोजिशन के पास आज की डेट में उतनी शक्ति और क्षमता दोनों नहीं है कि ईरान के लोगों के साथ पहली बात तो वो मिलकर एक रेजिम को उस लेवल पर लेकर जाए कि वहाँ पर एक रेजिम का ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज अमेरिका ये बात चाहता भी कि एक ऑल्टरनेटिव रेजिम ईरान के अंदर ऑपरेट करती, तो पहली बात तो किसी भी प्रकार के ऑल्टरनेट रेजिम को गवर्नमेंट इन एग्जाइल का स्टेटस देकर उसका समर्थन भी अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में कभी भी नहीं किया। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लीडरशिप के वैक्यूम होने के बाद भी आज ईरान एक ऐसी परिस्थिति में आ चुका है कि अमेरिका को ये क्लियर कट समझ नहीं आ रहा और वो बौखलाहट में अजीब प्रकार की बातें रोज करता है। अब आप ये देखिए कि कल जब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे और वो भी तब तक नहीं करेंगे जब तक वो देश अमेरिका का समर्थन ना करे, हमें उन पे आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, हमने अपनी मिलिट्री को ये डायरेक्शन दे दिया है। ट्रंप उस समय एकदम से बावला होकर आ गया, देखो भाई ईरान घुटने पे आ गया, ईरान घुटने पे आ गया, उसने सीज फायर कर ली, मैंने सीज फायर करा दी, ईरान घुटने पे आ गया। ओ भाई तू पागल तो नहीं है? तेरा मानसिक तौर से तू क्या मतलब डिस्टर्ब्ड है क्या है तू? वो क्या बोल रहा है, तू वहां क्या शोर मचा रहा है, कुछ तो थोड़ी समझ रखे यार। मतलब ठीक है, तू मतलब जिस प्रकार का व्यक्ति है, तेरे से किसी भी प्रकार का एक सेम्बलेंस और एक नॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा तो अपने इमोशंस पे काबू रखना यार। यहां पर आप देखिए कि एकदम से उसने अपना बावलापन चालू कर दिया। उसके बाद ईरान ने ये बात की क्लैरिटी फिर इशू करी कि देखिए हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को टारगेट नहीं करेंगे अगर वो अमेरिकन बेसिस पे वहाँ पर जो हैं उनका प्रयोग अमेरिका को नहीं करके देते, ताकि वो वहाँ से हमारे ऊपर अटैक करें। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस मोमेंट पर अनफोल्ड हो रहा है, पिछले लगभग एक हफ्ते से रशिया बहुत क्लियर कट लेवल पर डे टू डे कॉन्स्टेंट इंटेलिजेंस शेयरिंग ईरान के साथ कर रही है। इस कॉन्स्टेंट लेवल की इंटेलिजेंस शेयरिंग से ईरान ने जो पिछले एक हफ्ते में इजराइल के अंदर उतनी तबाही चाहे ना मचाई हो, अमेरिका के जो खुद के डिप्लॉयड एसेट्स हैं उन पे तबाही ना मचाई हो, लेकिन अमेरिका को एक जगह पर जो ध्वस्त कर दिया है वो सबसे कैटेगोरिकली है अमेरिका के पूरे मिडिल ईस्ट में बने हुए मिलिट्री एसेट्स। अमेरिका इस मोमेंट पर उन एसेट्स को अगर वापस से रीडिज़ाइन करने की बात सोचता भी है और रिक्रिएट करने की भी बात अगर सोचता है तो कई बिलियन डॉलर्स का खर्चा होने जा रहा है। दूसरा, ईरान ने इस एक हफ्ते के अंदर ये चीज़ एक्सपोज कर दी है पूरे मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी में कि आप सारे देश जितने इस मोमेंट पर अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी लेकर ये बैठे थे यहाँ पर कि अमेरिका आपको किसी हमले से दूसरे देश के बचाएगा, वो पूरी की पूरी वल्नरेबिलिटी ईरान ने एक्सपोज करके बता दी कि हमने आपके ऊपर ड्रोन फेंके, आपके ड्रोन्स के
तहत हमने आपके अंदर टेरिटरी में अलग अलग स्थानों पर मिलिट्री बेसिस, CIA के स्टेशन से लेकर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक को तबाही मचाकर टारगेट किया, और अमेरिका एक मोमेंट के लिए भी आपको बचाने के लिए वहां पर नहीं आया। ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मिडल ईस्ट के जो बाकी देश हैं ईरान को छोड़कर, उनके अंदर एक बहुत बड़ा गहन इस बात का चल रहा है कि क्या इस मोमेंट पर अमेरिका की सुरक्षा हमारे लिए लॉन्ग रन में रिलायबल है भी या नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए कि अगर आप मिडल ईस्ट के न्यूज़पेपर्स को इस मोमेंट पर फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी देखेंगे कि उनके न्यूज़पेपर्स में अब ये डिस्कशन चल रहा है कि अमेरिका को पहली बात तो ये राइट किसने दिया था कि आके वो पूरे के पूरे हमारे मिडल ईस्ट के एरिया को, जहाँ बिजनेस प्रॉस्पर हो रहा था और व्यापार बढ़िया चल रहा था, कि उसको एक मोमेंट में ओवरनाइट बैटलफील्ड टर्न कर दे। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका आज की डेट में इस प्रकार से फंस गया है इस सिचुएशन में कि पहली बात वो एक रेजीम का ऑल्टरनेट वहां पर देने की परिस्थिति में नहीं है। इसलिए ट्रंप आज की डेट में अजीब प्रकार के स्टेटमेंट दे रहा है, हम अपने मन से लीडर चुनेंगे। पहली बात तो वहां लीडर बचा ही कौन है जिसको तू चुनेगा, और दूसरी बात तू लीडर चुनेगा भी तो कौन सी ऐसी गारंटी कि ईरान के लोग उस लीडर को मानेंगे। कल को ईरान के लोगों ने उस लीडर का असैसिनेशन कर दिया, फिर क्या करेगा तू। तो इस केस में पहली बात तो ट्रंप को खुद भी ये नहीं पता, और अमेरिका में जो ट्रंप के आसपास के चाटुकर्ता जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, जिन्होंने ट्रंप को ये सलाहें दी हैं, उनको भी अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इस सिचुएशन का कंट्रोल अब पहली बात तो कैसे किया जाए। अमेरिका में इनफैक्ट इस मोमेंट पर अगर आप वहाँ के अखबारों को पढ़ें तो कुछ अखबार वहाँ के ये पॉइंट बोल रहे हैं कि ट्रंप के पूरे आसपास के दायरे में जितने अधिकारी लोग बैठे हैं, अब उनमें कुछ डिस्कशंस इस प्रकार की भी चल रही हैं कि अमेरिका ने जो अपना एक ऑब्जेक्टिव ये अचीव करना था एयर स्ट्राइक्स वगैरह करके, इजराइल का समर्थन करके, वो कर दिया है। अब इजराइल को वहाँ पर अपने हिसाब से लड़ने दो। पर यह वर्ग छोटा है। इसके साथ साथ एक वर्ग ये कह रहा है कि नहीं, हमें अब अपनी बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी कि अपनी सेना को वहाँ भेज देना चाहिए। ईरान में जाकर अब एक लंबे समय से मिलिट्री लड़ाई लड़नी चाहिए, और मिलिट्री लड़ाई लड़के ईरान में इवेंचुअली ईरान को डेसिमेट करना चाहिए। इसीलिए आप ये देखेंगे कि कुछ दिनों से ये वर्ड डेसिमेट 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 बार बार जो है प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा, यहाँ पर एक छोटा सा वर्ग और भी है जो ये कह रहा है कि ईरान पे परमाणु बम ही गिरा दो और ईरान के ऊपर एक न्यूक्लियर वॉर डिक्लेयर कर दो। ट्रंप ने भी कल रात को ये बात बोली थी, ईरान पे हम एक बहुत बड़ा चीज़ करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। तो ट्रंप को भी खुद क्लैरिटी तो है नहीं कि भैया हमें बोलना क्या है और करना क्या है। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर रशिया ने और चाइना ने पहली बात ये चीज़ क्लियर कर दी है अमेरिका को बैक चैनल डिप्लोमेसी से, अगर आपने किसी प्रकार के न्यूक्लियर ऑप्शन के बारे में सोचा तो ये चीज़ याद रखिएगा कि फिर रशिया और चाइना यहाँ पर शांत नहीं बैठेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ तय है कि न्यूक्लियर ऑप्शन बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अनलेस कि एक मानसिक तौर के डिस्टर्ब्ड व्यक्ति जिसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल है कि वो बावलेपन में कुछ ऐसी बावली हरकत कर दे। तो बावली पूछों का वैसे भी कोई भरोसा ज़्यादा होता नहीं। लेकिन हाँ, इस मोमेंट पर यह ज़रूर एक प्रोबेबिलिटी जताई जा रही है कि अमेरिका इस मोमेंट पर एक हफ्ते की लड़ाई होने के बाद अपनी अगर सेना वहाँ पर उतार देता है तो ये सबसे आइडियल सिचुएशन होगी, क्योंकि इस ट्रैप में ईरान भी अमेरिका को फंसाना चाहता है कि आप अपनी सेना उतार दो, क्योंकि जिस दिन आपने सेना उतार दी उसके बाद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा इस सेना को मेंटेन करने में लग जाएगा। और ईरानियंस आज की डेट में हार्डन्ड लोग हैं जो पिछले 25 सालों से सैंक्शंस को झेल रहे हैं, तो वो इस दर्द को और अगले 2 साल झेल लेंगे। लेकिन अगले 2 से 3 साल में जो अमेरिका की तबाही होगी इकोनॉमिक लेवल पर, खास करके इस बूट्स ऑन द ग्राउंड स्ट्रेटेजी से, उसके तहत अमेरिका इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाएगा। और अफगानिस्तान की तरह, वियतनाम की तरह अमेरिका को एक और टैग मिल जाएगा, एक और ऐसी जगह पर लड़ाई लड़ने का जहाँ पर फिर से वो पिटकर वापस गए। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ अब समझ ये नहीं आ रही है लोगों को आगे, खास करके अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि अमेरिका इस मोमेंट पर अब किस गोल को आगे बढ़ाना चाहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस मोमेंट पर 3 ही परिस्थितियां पॉसिबल हैं। पहला, सबसे कि भाई इजराइल को अब लड़ने दिया जाए और छोड़ दिया जाए, ये कह के कि भाई अब तुम देख लो, और मिडिल ईस्ट की बाकी देशों को भी बोल दिया जाए कि भाई अब तुम देख लो, तुम्हें क्या करना है, कल को अगर ईरान से पिटते हो हमें मत बोलना। ये चीज़ करने से अमेरिका का सबसे बड़ा जो डिक्लाइन होगा वो सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं होगा, बल्कि अमेरिका का डिक्लाइन साउथ ईस्ट एशिया से लेकर यूरोप तक होगा, क्योंकि ये व्यवहार को इस मोमेंट पर साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप के लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में वो भी ये चीज़ को देखेंगे कि क्लियर कट तरीके से कि भाई अगर अमेरिका सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो हमें भी कितनी सिक्योरिटी डिपेंडेंस अमेरिका के साथ रखनी है।
दूसरा ऑप्शन यही है कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजकर अपनी सेना उतारकर एक फजूल की लड़ाई लड़ने लग जाए जिसमें किसी का कोई अचीवमेंट ना हो, जो अमेरिका इतिहास तौर पर भी ऐतिहासिक लेवल पर कर चुका है। और तीसरा जो एक लिमिटेड बट हाँ एक प्रोबेबिलिस्टिक ऑप्शन ज़रूर है कि परमाणु बम का प्रयोग करके एक लिमिटेड लेवल पर गेम खेला जाए। इसकी वजह से अगर ईरान के ऊपर ये कार्रवाई अमेरिका ने करने की सोची तो फिर ये डेफिनेटली एक विश्व युद्ध की ओर आगे चीज़ें बढ़ती हुई जा रही हैं। पर आज इस एक हफ्ते की लड़ाई के बाद एक चीज़ स्पष्ट है कि रशिया अग्रेसिव लेवल पर ईरान के साथ खड़े होकर उसको जो इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रही है, उस इंटेलिजेंस सपोर्ट से मिडल ईस्ट के जो बेसिस हैं कम से कम एक हफ्ते के अंदर अंदर ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं अमेरिका के। आने वाले समय में अगर किसी प्रकार से अमेरिका इन गतिविधियों से बाज ना आया तो इन मिडल ईस्ट के बेसिस को डिस्ट्रॉय करने के बाद ईरान का अब अगला फोकस होगा अमेरिकन एसेट्स और इजरायली एसेट्स पे। इजराइल ने तो सबसे बढ़िया काम ये किया है कि अपनी मीडिया के ऊपर एक पाबंदी लगा दी है कि किसी मीडिया कर्मी ने इजराइल के अंदर से हमारे यहाँ पर हुई तबाही की कोई वीडियो बनाई तो उसको जेल में डाल देंगे। एक डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन रिजीम का ये सबसे क्रूशल पॉइंट होता है, हर चीज़ को बस आप छुपा दो, देखने को कुछ मिले ही ना। जब देखने को कुछ मिला ही नहीं तो सब चंगा सीजी अंदर। तो यहाँ पर ये इजराइल इस रणनीति पे काम कर रहा है, पर उसकी हालत क्या है वो वहाँ पर लोगों को पता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक हफ्ते के इस डिसीजन के बाद ये चीज़ डेफिनेटली क्लियर है कि यहाँ पर अगला हफ्ता जो है इस लड़ाई का, अगर वो डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं गया, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, एक चीज़ डेफिनेटली क्लियर है, अमेरिकन और इजरायली एसेट्स ईरान के अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ रडार पर हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो वो उनके एसेट्स अमेरिका के थे उसकी तबाही हो चुकी है। तो ईरान ने यहाँ पर अब आगे कैसे व्यवहार डिस्प्ले करना है वो डिपेंड करता है कि अमेरिका का व्यवहार क्या होगा। और अमेरिका का व्यवहार डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि अमेरिका किस गोल को आगे अचीव करना चाहता है। तो लेट अस सी कि ये सिचुएशन दिन प्रतिदिन आगे कैसे अनफोल्ड होती है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या इवेंचुअली आगे अचीव किया जाता है।